नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन खबर पर नज़र में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रखी है पैनी नज़र हमारे संवाददाताओं ने। जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से और चलिए शुरुआत करते हैं। और आज की सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली की जो राजनीतिक उठापटक है उससे जुड़ी हुई। दिल्ली में नई आबकारी नीति में घोटाले में आरोपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की जांच शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम लॉकर के रजिस्टर देख रही है और इसके साथ ही वो मनीष सिसोदिया के बैंक खाते की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है। ऐसे में इस मामले में फिलहाल वक्त लग सकता है। बता दें कि ये जांच आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर की जा रही है। और इस बीच इधर दिल्ली भाजपा के विधायक दिल्ली विधानसभा परिसर में धरना पर बैठे। सोमवार को बीजेपी ने कहा कि पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार के सिलसिले में दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर क्लासरूम निर्माण में घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न कॉन्ट्रैक्टरों से मंगवाए गए टेंडरों को मीडिया के सामने खोला। इन टेंडरों में क्लासरूम बनाने के लिए 5.5 से लेकर 7 लाख रुपए तक अनुमानित लागत दर्ज है। भाजपा का आरोप है कि इन्हीं क्लासरूम को केजरीवाल सरकार ने कई गुना अधिक कीमत पर बनवाया है। बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने पर मजबूर करने वाली दिल्ली सरकार कमरे बनाने में भी घोटाला किया है। एक कमरा जो 18 बाई 20 का जो टुकड़ी का कमरा होता है, जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें गाटर, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग और जो सारे काम करके वो एक कमरा 18 बाई 20 का इन्होंने 33 लाख रुपए का ठेका देकर फिर प्रथम दृष्टया ये लगता है कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप और दिल्ली भाजपा ने मांग की कि इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को 6 लाख में, कोई 5.5 में, कोई 7 में बना सकता है। फिर केजरीवाल जी आपने ये पैसे 33 लाख रुपए जनता का पैसा खून पसीने की कमाई को लूटने का जो काम किया है, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। शराब माफिया से तो आपने मिलकर हजारों करोड़ का चूना लगाएंगे, आपने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, नहीं बख्शा है। दिल्ली के शराब और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस घृणित भ्रष्टाचार के काम की जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे। और वहीं भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि 38 दिन पहले हमने जो 15 सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे थे, अब तक हमें उनके जवाब नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर हैं, शिक्षा और आबकारी घोटाला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए, पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने भी कहा कि आप आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की भूख खत्म होने का नाम
नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के सरकार में न तो खजाना सुरक्षित है और न ही दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित हैं। साथ ही मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें शिक्षा विभाग के घोटाले का दर्शन हो गया है। दिल्ली के स्कूल में एक बच्ची पर पंखा गिर गया। कई स्कूल ऐसे हो सकते हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। हमने शिकायत की है और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है। हमें शिक्षा के विभाग में भी एक बड़े घोटाले का सामने दर्शन हो गया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, संजय जी ने जो परिचय दिया, हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली को और देश को जान करके बहुत दुख होगा कि दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के ऊपर चलता हुआ पंखा गिर गया। नांगलोई की वो बच्ची इस समय अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। अभी भी उसकी स्थिति चिंताजनक है। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार केजरीवाल सरकार पर हमला कर ही रही है। उधर दिल्ली में आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने भी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अन्ना हजारे ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा कि आपने स्वराज नाम की किताब में आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। उन्होंने आगे लिखा, जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशा में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। अन्ना हजारे ने चिट्ठी में दिल्ली की आबकारी नीति की आलोचना करते हुए आगे लिखा है, राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है कि जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बात जनता के हित में नहीं है। गांधीवादी नेता ने यानी अन्ना हजारे ने लिखा कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी। ये बहुत ही दुख की बात है। जुड़ रहे हमारे संवाददाता इस खबर पर शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। और शैलेंद्र, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, क्योंकि हमने देखा कि जब शराब घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही थी तो जवाब दे रहे थे वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी उसी मंत्रालय, उसी विभाग के बड़े भ्रष्टाचार को और वो भी सीवीसी के हवाले से लेकर मैदान में आ गई है। तो अब आम आदमी पार्टी क्या किसी और मंत्रालय का हवाला देगी, या फिर जो दिल्ली में हम राजनीतिक पैंतरेबाजी देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव केजरीवाल जी के खिलाफ लाते हैं और फिर केजरीवाल जी ही उस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विश्वास मत जीत जाते हैं। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में यही दिखाई पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में जो देखने को मिला कि 70 में से 62 विधायकों वाली पार्टी अपने मतलब जो पार्टी के मुखिया हैं और सरकार के जो अगुआ हैं उन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विश्वास मत जीतने का जो काम एक तरह से उस प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, वो ये दिखाता है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है। जिन मुद्दों पर दरअसल बीजेपी के विधायक बात करना चाहते थे उन्हें बाहर कर दिया गया। वो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे, रात तक बैठे रहे और उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। जब आबकारी नीति की बात हो रही थी तब दरअसल शिक्षा मॉडल की बात की जा रही थी, और जब शिक्षा के घोटाले के आरोप तथ्यवार अब बीजेपी लगा रही है कि 5 लाख का जो सेमी स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, परमानेंट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो 33 लाख तक गया। तो ऐसे में उस पर सीधा जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और एक बात और लालचंद्र, जो अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है आप पढ़िए, उसमें अन्ना हजारे ने बहुत ही सख्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे
शराब में नशा होता है वैसे सत्ता के नशे में अरविंद केजरीवाल डूब गए हैं। तो ये एक तरह से देखें, अन्ना हजारे जिनके आंदोलन से निकले नेता अरविंद केजरीवाल माने जाते हैं, इनको बाद में दिल्ली की सत्ता, दिल्ली प्रदेश की सत्ता हासिल हुई और उन पर इस तरह के गंभीर आरोप कि आप न लोकायुक्त के लिए न लोकपाल के लिए जिसके लिए आंदोलन हुआ उसके लिए गंभीर नहीं थे, और अब शराब जिसको बंद करने की एक बड़े आंदोलन को कई दशकों से अन्ना हजारे अपने रालेगढ़ सिद्धि और उसके आसपास गांव में चलाते रहे, उनके ही आंदोलन से निकला नेता एक ऐसी नीति लाता है जो दरअसल दिल्ली को उस ऐसी जगहों पर दुकान खोलने के ठेके शराब की अनुमति देता है जहां पर अभी तक वो अनुमति नहीं थी। तो निश्चित तौर पर न केवल शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल की नीति पर, उनकी सोच पर, उनके बयानों पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अब शिक्षा जिस मॉडल को वो जाके बाकी राज्यों में बता रहे हैं उसमें भी घोटाले की जिस तरह से आंच और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता जो उनके पार्टी के वो असहज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी का तो डबल अटैक है ही, लेकिन साथ में अन्ना हजारे ने भी जिस तरह से आचरण पर सवाल उठाया है, आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को इसका जवाब देना भारी पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़े थे कि किस तरह आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और मुश्किलें तो झारखंड में भी हैं जहां पर राजनीतिक उठापटक चल रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को लेकर रांची से रायपुर चले गए हैं। इसके लिए 72 सीट वाली इंडिगो चार्टर बुक की गई है और शाम की इंडिगो की फ्लाइट से सभी विधायकों को झारखंड से बाहर ले जा रहे हैं। बता दें कि रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में 47 कमरे हैं और इन सभी कमरों को विधायकों के लिए बुक कर दिया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इन विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल नहीं जाएंगे। ऐसे में सोरेन के जाने पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो विधायकों को बचाने की कवायद चल रही है, दिवाकर कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, इस समय क्या स्थिति है? क्या सैर सपाटे का मौसम चल रहा है वहां पर विधायकों के लिए? क्योंकि स्थिति तो साफ है नहीं, और कभी लंच, कभी डिनर, कभी सैर सपाटा, कभी कुछ और। तो झारखंड के विधायकों की तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौज ही है। जी, निश्चित तौर पर विधायकों की और मंत्रियों की बल्ले बल्ले है। लगातार पिछले 5 दिनों से जो स्थिति झारखंड में है, कामकाज पूरी तरह से ठप है और सरकार एक तरीके से जो हम कह सकते हैं वो वेकेशन मोड में भी नजर आ रही है। जिस तरीके से लंच डिप्लोमेसी हो रही है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है और उसके बाद पिकनिक बाकायदा डैम में जाकर दिन भर एंजॉय किया जा रहा है। तो ये एक लगातार कोशिश, और उसमें जो आज एक कड़ी जुड़ रही है, जो अभी तक दोपहर में मुख्यमंत्री आवास में सारे विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया गया था और उसके बाद सारे मंत्रियों को लेकर करीब 3:30 बजे के आसपास 2 जो वॉल्वो बस थी वो एयरपोर्ट पहुंची है। हालांकि वहां से जो अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री वहां से नहीं निकले हैं बाहर, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री साथ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री फिलहाल नहीं जा रहे हैं, सारे विधायकों को और उसमें से कुछ मंत्री जो है वो सिर्फ रायपुर के लिए जा रहे हैं। हालांकि रायपुर की पुष्टि भी अभी तक ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और रायपुर में मेरी जो लोगों से बात हुई है उसके मुताबिक वहां एक रिसोर्ट को बुक किया गया है जहां पर ये तमाम विधायक जो है वो अगले 2 दिनों तक ठहरेंगे, क्योंकि अभी जो बुकिंग वहां पर है वो 2 दिनों के लिए की गई है। तो लगातार जो हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से एक राजनीतिक उठापटक की स्थिति झारखंड में मची हुई है और सरकार बचाने की यह कोशिश कहे या जो एक डर का माहौल जो हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार में पैदा हुई है उसको किस तरीके से निपटा जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट की कड़ी में एक ये नया अभियान आज हम कह सकते हैं कि जो विधायक थे इसकी चर्चा कई दिनों से चल रही थी। लगातार ये चर्चा हो रही थी कि विधायक को दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो चर्चाएं परवान आज चढ़ी और आज दोपहर होते होते जब यहां पर ये खबरें आने लगी कि बकायदा एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है और उसके बाद सारे विधायकों को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद जब सीएम हाउस के पास काफिला निकलने लगा तो इस खबर की एक तरीके से पुष्टि हो गई। तो लगातार जो सरकार है एक तरीके से वेकेशन के मूड में नजर आ रही है और वो एक तरीके से जो हम कहें राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि एक जो दुमका में जिस तरीके से एक जघन्य हत्या का मामला सामने आया है, तो लगातार एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और इस बीच सरकार इतने जो हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े उठ रहे हैं जहां पर कि हम कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और सारे मामलों पर जब अब एक तरीके से कड़ी
कार्रवाई की जरूरत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। वैसे में सरकार का एक जो हम कहते हैं कि पूरा कुनबा जो विधायक है सारे लोग राज्य से बाहर चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़ा होता है कि बिल्कुल। जिस जनता ने चुन के जिस जनप्रतिनिधि को भेजा था काम वो करने अपने के आप लिए को भेजा। बचाने के लिए सैर सपाटे के लिए बाहर जा रहे हैं। फिलहाल छुप रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं ये छुपने छुपाने का खेल कब खत्म होता है झारखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े हुए 9 में से 8 मामले बंद करने का आदेश दे दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को यानी कि आज कहा कि इतना समय गुजर जाने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का अब कोई मतलब नहीं है। विकास सारथी, हमारे संवाददाता विकास सारथी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास से लेते हैं इस मामले पर जानकारी। विकास, ये जो मामले थे गुजरात दंगों से जुड़े हुए, इसमें क्या ये पूरा मामला क्या था और किस आधार पर चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि इस मामले में अब ये सुनवाई की जरूरत नहीं है और इस मामले को बंद किया जा रहा है? जी लालचंद जी, इसमें अगर हम बात करें तो एसआईटी को जो केसेस सौंपे थे सुप्रीम कोर्ट ने, खासतौर से 9 मामलों को अलग अलग जगहों के 9 मामले जो सौंपे थे, बेस्ट बेकरी, नरोदा पार्टियां, गुलबर्गा सोसाइटी, इस तरह से 9 बड़े मामले जो थे वो एसआईटी ने जांच किए थे और उसमें जिन लोगों को दोषी पाया था उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई हुई, निचली अदालतों से उन्हें सजा मिली, बहुतों ने अपनी सजा पूरी की है और बहुत कुछ ऐसे जो सजा काट रहे हैं। जी। तो इस पर कोर्ट ने ये कहा कि अब 20 साल हो चुके हैं पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट को, और अब किसी भी मामले में सिवाय नरोदा पाटिया की, नरोदा पाटिया में अभी भी कुछ मामले अभी बचे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, बाकी सभी में ट्रायल पूरा हो चुका है, दोषियों को सजा हो चुकी है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में अपील तक हाईकोर्ट में आ चुकी है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि उसको इस बात की कोई वजह नहीं दिखती कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे सुनवाई करे या सुनवाई को जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यही सिर्फ इसी एक मामले में नहीं, एक और मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही निर्णय लिया कि जहाँ पर बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, जैसे अब 1992 का जो मामला था बाबरी से जुड़ा हुआ, उसमें एक कंटेम्प्ट का एक मामला चल रहा था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुद जिस व्यक्ति ने कंटेम्प्ट दाखिल किया था उस तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उसकी भी मौत हो चुकी है। तो ये 30 साल 40 साल बाद इस तरह से जो मामले चल रहे हैं, इनका औचित्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि 30 साल पुराने मामले को ना उसमें कोई पिटिशनर मौजूद है और पूरा हालात सब बदल चुके हैं, अयोध्या को लेकर के एक फैसला भी आ चुका है, इसीलिए कोर्ट ने उस मामले में भी सुनवाई को आगे बंद कर दिया। तो कोर्ट जो बहुत पुराने मामले हैं जो निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं या ऐसे मामले जो डेड एंड तक पहुंच चुके हैं जिनमें आगे सुनवाई से कोई औचित्य नहीं है, इनको अब सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ कर रहा है। इसी कड़ी में इन 2 बड़े मामलों में बिल्कुल निर्णय। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और आज बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जो आज खबर पर नज़र के लिए आखिरी खबर है, और वो खबर है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का रौद्र रूप जारी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोग हालातों के आगे लाचार हैं। पानी ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, लोग घर खाली कर जा रहे हैं। बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों को वर्तमान के साथ ही भविष्य की चिंता भी घेर रही है। खतरे के निशान को पार करने के बावजूद जलस्तर में बढ़त फिलहाल लगातार जारी है और धीरे धीरे बढ़ाव के कारण जलस्तर जो साल 2013 का रिकॉर्ड है 72.630 मीटर, उसके करीब पहुंच रहा है। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए हालांकि प्रशासन ने कमर कस ली है और पीड़ितों के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विकास, क्या इस वक्त क्या स्थिति है और प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कि लोग ज़्यादा खतरे में हैं? जी, बनारस में अगर बाढ़ की बात करते हैं तो जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, लेकिन एक बात है कि कल रात से गंगा का जलस्तर स्टेबल हो गया है। 72.14 कल रात से अभी तक बना हुआ है। हमारे पीछे हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और हाल भी बताएंगे, क्योंकि गंगा में यहाँ पर वरुणा मिलती हैं और वरुणा
में बैकफ्लो हो जाने के कारण शहरी कई इलाकों में पानी भर गया है और गंगा का जो घाट है यहाँ पे सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर स्नान पे रोक लगा दी गई थी पिछले कई दिनों पहले से ही। यहाँ पर नौका विहार पे रोक लगाई गई और तमाम चीजें यहाँ पर प्रतिबंधित पहले से कर दी गई थी। चूंकि अभी आपने जिक्र किया कि पिछली बार का अभी जलस्तर नहीं छुआ है, प्रशासन तब तक की चुनौतियां जो उसके सामने थी उसकी लगातार तैयारी पहले से ही कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, वो भी लगातार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने भी बात की और लगातार उनको यहाँ का हाल बताया जा रहा है। और प्रशासन ने राहत शिविर बनाए हुए हैं, बाढ़ चौकियां बनाई हुई हैं और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं उनको राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो एक सहूलियत भरी बात है, क्योंकि गंगा का जलस्तर कल रात से स्थिर यहाँ हो गया है और इससे पहले की बात करते हैं प्रयागराज, हमीरपुर, इन जगहों पर जलस्तर कम होना चालू हो गया है। तो माना यह जा रहा है कि अगले कुछ घंटों बाद यहाँ पर भी जलस्तर में कुछ कमी आ सकती है। ये एक अच्छी खबर, एक आस भरी खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल गंगा जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उससे तमाम इलाकों में, गंगा से सटे हुए इलाकों में हो या वरुणा से सटे हुए इलाकों में जलमग्न हो गए हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं सैकड़ों बीघे जो फसल जो जलमग्न हो गई है आसपास के जनपदों में, उनको भी जो फसल खराब हो गई है, वहां भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। आज आपको एक खबर इसमें और जोड़ देता हूं कि जो बाढ़ राहत मंत्री हैं, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर जालौन का दौरा भी किया, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। लगातार मुख्यमंत्री भी निर्देश दे रहे हैं कि कहीं कोई राहत में कमी न रह जाए, जो भी जरूरतें हो, जो भी प्रबंध हो, वो उचित प्रबंध किए जाएं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। चूंकि अभी मौसम का जो पूर्वानुमान है, अभी 2-3 दिन बारिश नहीं है या कहीं से पानी छोड़ा जाना नहीं है। अगर हल्की फुल्की बारिश है तो 2 तारीख के बाद बारिश दिखा रही है। तो फिलहाल अभी हम ये मानते हैं कि अगले कुछ घंटों बाद से जल स्तर में वाराणसी में कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज और पीछे कमी आना शुरू हो गई है। जी लालचंद, चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि जलस्तर में कमी आए और लोगों को राहत मिले। और इस बीच प्रशासन ने तो अपनी तैयारी कर ही रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए विकास इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे और वाराणसी से खबर दे रहे थे कि फिलहाल जलस्तर बढ़ तो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक बारिश की संभावना, यूँ कहें कि करीब करीब 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है और इसलिए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और इस बीच प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।